Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am teaching you the second chapter of business study. The name of your second chapter is Forms of Business Organization. Business Organization के प्रकार, कितने टाइप की business organization होती है. पहली बात तो business organization क्या होता है. ये business अपन पेज नंबर 55 पढ़ रहे हैं पूनम गांधी की बुक में. A business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. एक बिजनेस एंटरप्राइजेज वो होता है जो किसी बिजनेस एक्टिविटी में या कोई कमर्शियल एक्टिविटी में काम कर रहा हो. Every business entity adopt some form of organization to carry out business activities. Business enterprises may be classified into three broad categories. देखो बिजनेस एंटरप्राइज क्या है. वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिज़नेस करने में लगी हुई है, जो कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने में लगी हुई है, वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंटरप्राइज कहलाती है. और बिजनेस एंटरप्राइज कितने टाइप का हो गया? 3. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज मीन्स जहाँ पर बिजनेस पर मैनेजमेंट कंट्रोल किसका होगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स का. कि द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है. सिर्फ सारा पूरा कंट्रोल, मैनेजमेंट, उसका नियंत्रण और उसका ओनर भी कौन है? कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति है. तो ऐसे एंटरप्राइजेज जो निजी हाथों में हैं, खुद ही उसको कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, जिसका बिजनेस है, वो एंटरप्राइज कहलाता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज. जैसे एग्जांपल दिया है रिलायंस इंडिया लिमिटेड. रिलायंस कंपनी किसकी है? अंबानी की, प्राइवेट है. दूसरा दिया है टाटा कंपनी. टाटा पे किसका अधिकार है? जमशेद जी टाटा इसके ओनर हैं. तो वो बिरला कंपनी, विप्रो कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं. हर चीज़ उसका किसका अधिकार है? उस पर प्राइवेट. जैसे पतंजलि की बात करें तो प्राइवेट कंपनी है पतंजलि. किसकी है? बाबा रामदेव की है. बहुत सारी ऐसी हमें दिखाई देती हैं. जैसे झंडू कंपनी भी किसकी है? प्राइवेट है. तो जिस पर प्राइवेट सेक्टर का यानी निजी लोगों का अधिकार होता है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस कहलाते हैं प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेस. फिर होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होते हैं जिस पर कंट्रोल, मैनेजमेंट, ओनर कौन होता है? उसका गवर्नमेंट होती है. यानी जिस कंपनी पर 51% या 51% से ज़्यादा अधिकार गवर्नमेंट का होता है वो कंपनियां या वो एंटरप्राइजेस कहलाती हैं गवर्नमेंट की कहलाती हैं. इस पे कंट्रोल भी गवर्नमेंट का है, ओनरशिप भी गवर्नमेंट की है, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट का है. जैसे अपनी इंडिया का रेलवे इसी में आता है. सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव क्या होता है? सोसाइटी का वेलफेयर. पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का? वेलफेयर. पब्लिक का वेलफेयर, देश में रहने वाले लोगों का भला हो. और दूसरा होता है अपना प्राइवेट सेक्टर जो इसके पहले पढ़ा. प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना. आज तुम और हम भी बिजनेस शुरू करेंगे तो हमारा भी मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना. गवर्नमेंट क्या काम करती है? गवर्नमेंट जनता ने चुनी है तो वो जनता की भलाई उसका मेन मोटिव होता है. और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सा होता है? जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं वो कहलाता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. इसमें दोनों का मिले हुए लोग होते हैं. प्राइवेट जिसमें कंट्रोल, ओनरशिप, मैनेजमेंट दोनों का होता है. इस तरह के एंटरप्राइजेज में डे टू डे मैनेजमेंट को कौन देखता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स देखते हैं. लेकिन कम्प्लीटली सुपरविज़न का काम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब कौन होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं. जैसे मारुति उद्योग, कोचिन रिफाइनरीज एट्सेट्रा, ये सब जॉइंट सेक्टर की है. फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज. सेकेंड पॉइंट है 56 पेज नंबर पर. फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज कितने टाइप के हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी. सोल प्रोप्राइटरशिप
सोल यानी प्रोप्राइटर, सोल वन यानी जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार है, एक से ज़्यादा नहीं, वो क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे आज मैं अपने घर में दुकान खोलती हूँ, मैं ही उसकी अकेली मालिक हूँ और कोई मैंने उसमें साथ में नहीं लिया है, तो वो क्या कहलाएगा? बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। आपके घरों में आपका खुद का जो दुकानदारी चलती है, बिज़नेस चलता है, वो भी किसका है? सोल प्रोप्राइटर। उसमें पैसा भी आपका लगा है, कंट्रोल भी आप ही का है, प्रॉफिट होगा वो भी आपका, लॉस होगी तो वो भी आपकी। ए बिज़नेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, कि जो बिज़नेस सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, जिस पर ओनर भी वही होता है, मैनेजमेंट का मैनेजर भी खुद ही होता है, कंट्रोलर भी खुद ही होता है, नोन एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसके फीचर्स क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के? सिंगल ओनरशिप, कि इस तरह के बिज़नेस का ओनर सिर्फ एक व्यक्ति होता है, वही उसका मालिक होता है। वो दूसरों से ना तो उसको चलाने के लिए पैसा लेता है, ना दूसरों की हेल्प लेता है, खुद ही बिज़नेस को करता है। जब बीमार हो जाता है या छुट्टियों में जाता है, उतने दिन उसका बिज़नेस बंद रहता है। दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, बिज़नेस शुरू करने वाला भी एक है और अगर किसी कारण से वो असमर्थ है, बिज़नेस नहीं कर सकता, तो बिज़नेस बंद हो जाता है। इस तरह के बिज़नेस को शुरू करना भी आसान है और बंद करना भी आसान है, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। पूरा पैसा भी आपको ही लगाना पड़ेगा, कंट्रोल भी आप ही को करना पड़ेगा, पूरा बिजनेस भी आप ही को संभालना पड़ेगा और अगर लॉस होती है तो आपको ही उठानी पड़ेगी। अगर बिज़नेस का पैसा उस लॉस को पूरा करने में कम पड़ता है तो आपको अपने पर्सनल पैसे से उस कर्जे को या उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दूसरा, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, कि जो इस तरह का बिज़नेस का मालिक होता है वो इंडिविजुअल अकेला ही पूरी जोखिम उठाता है, पूरी रिस्क वही उठाता है। अगर उसको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी अकेले का होता है, पूरे प्रॉफिट पर उसी का अधिकार होता है और अगर लॉस होती है तो वो लॉस भी उसको अकेले को ही पूरी उठानी पड़ेगी। वन मैन कंट्रोल, दूसरे का किसी का नियंत्रण नहीं होता, ना ही कोई दूसरा उसके बिज़नेस में इंटरफेयर कर सकता है, वो खुद ही अपने बिज़नेस को कंट्रोल करता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कि बिजनेसमैन और बिज़नेस दोनों की कोई अलग अलग एंटिटी नहीं है। जहाँ बिजनेसमैन होगा वहीं पर बिज़नेस होगा। जितने दिन बिज़नेस प्रेजेंट है उतने दिन बिज़नेस चलेगा। अगर बिजनेसमैन कुछ समय के लिए सिटी से बाहर चला गया तो उतने दिन तक बिज़नेस बंद रहेगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, अलाइनमेंट, एलमेंट विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस, कि बिज़नेस का खुद ही अकेला व्यक्ति ऑनर है तो मान लो उसकी डेथ हो गई तो बिज़नेस उसी दिन बंद हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति कर्ज़ों में बहुत डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया कि उसके हाथ पैर कट गए या फिर मान लो उसे पैरालिसिस अटैक आ गया कि अब वो बिल्कुल असमर्थ बिज़नेस नहीं कर पाएगा, तो उस दिन से बिज़नेस की कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी, बिज़नेस रुक जाएगा। स्मॉल साइज़, कि चूँकि एक ही अकेला व्यक्ति पैसा लगाता है, अकेला पूरे बिज़नेस की देखभाल करता है, तो ज़्यादातर ये बिज़नेस कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, क्योंकि अगर बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाएगा तो अकेला उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं। अब मेरिट या एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके क्या फ़ायदे हैं? क्विक डिसीज़न, कि चूँकि अकेला ही व्यक्ति बिज़नेस को शुरू कर रहा है, बिज़नेस को चला रहा है, उसको किसी की मदद नहीं लेनी, किसी की सलाह नहीं लेनी, तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी बात सामने आती है या बिज़नेस के लिए कोई भी डिसीज़न लेना है तो वो अकेला ही तुरंत ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे का किसी का वेट नहीं करना पड़ता, अपने डिसीज़न को खुद ही अप्रूव करना है तो तुरंत डिसीज़न हो जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता भी बनी रहती है। कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं चाहता कि मैं अपने सीक्रेट दूसरों को बता दूं ताकि मुझे नुकसान हो जाए और दूसरों को मेरे सीक्रेट पता लग जाए तो उन्हें फ़ायदा हो जाए। खुद ही अकेला बिजनेस का मालिक है, अच्छा बुरा भला खुद ही देखेगा, तो अपनी कभी भी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स वो किसी से डिस्कस नहीं करेगा। डायरेक्ट इंसेंटिव रहता है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसका है? उसका अकेले का है, अकेला ही उसका मालिक है, तो डायरेक्ट उसको यही फ़ायदा है, इंसेंटिव, पूरा प्रॉफिट उसी का है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट,
कि देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। जब खुद ही अकेला काम करता है तो उसको पूरा सेटिस्फेक्शन चाहिए अपने बिजनेस से। द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट ऑल्सो फुल इंस्टिल्स इन द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। कि जो व्यक्ति जितना आत्मविश्वास से भरा हुआ रहेगा, जितना उसको अपना काम पूरा करने की जिम्मेदारी रहेगी, उतना ही अच्छा वो बिज़नेस चला पाएगा। ईज़ी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व, चूँकि अकेला ही व्यक्ति है, जितना उसके पास पैसा है उसी के अकॉर्डिंग उस स्केल का वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा। जब तक प्रॉफिट हो रहा है तब तक तो वो बिज़नेस करेगा, लेकिन जब लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो बिज़नेस को बंद भी कर सकता है। तो इस तरह के बिज़नेस को शुरू करने के लिए भी और बंद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी यानी कानूनी कागजी कार्रवाई नहीं करना पड़ती है। अब इसके बाद है डिसएडवांटेज एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। क्या इसकी बुराइयां हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज, चूँकि एक ही व्यक्ति बिज़नेस शुरू कर रहा है तो उसके पास पैसा लिमिटेड होता है। वो और पैसों के लिए ना तो दूसरों से मदद ले सकता है, ना दूसरों से पैसा उधार ले सकता है। तो जितना पैसा है उतने ही लेवल का वो बिज़नेस शुरू कर पाएगा, बढ़ा नहीं सकता अपने बिज़नेस को। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिज़नेस, बिज़नेस की लाइफ भी कैसी होती है? लिमिटेड। जब तक बिजनेसमैन समर्थ है, कैपेबल है, तब तक वो बिज़नेस करेगा, और जब वो असमर्थ हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी तो तभी वो बिज़नेस बंद हो जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि बिज़नेस की पूरी लायबिलिटी, बिज़नेस की पूरी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के ऊपर होती है। अगर बहुत बड़ी लॉस हुई तो उस लॉस को पूरा करने के लिए उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल, कि एक व्यक्ति जो बिज़नेस चला रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा मैनेजर भी हो। उसके पास पैसा है इसलिए उसने बिज़नेस शुरू कर लिया, लेकिन मैनेजमेंट करना उसे नहीं आता है, तो क्या होगा कि उसका इफ़ेक्ट बिज़नेस पे पड़ेगा और बिज़नेस फेल हो जाएगा।